हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है रेगुलर वीडियोज़ आ रही है। सेकंड ईयर का भी शुरू कर दिया है और फाइनल ईयर का आपका सिलेबस जो है चला हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल साइंस, आपका जो मेजर किताब है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी POLS 303। ये आपकी मेजर की पहली किताब है और इसको आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसका जो है पहला टॉपिक हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रूपरेखा। तो इस बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डिसाइड होगा। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम कि स्वतंत्रता से पहले जो है भारत की जो न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, या फिर ब्रिटिश काल से पहले न्यायिक व्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद न्यायिक व्यवस्था, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। न्याय व्यवस्था की रूपरेखा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के लिए जो है रेगुलर वीडियोज़ आ रही है। BA क्लासेस पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पहला टॉपिक आपका है भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रूपरेखा। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रूपरेखा। आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रूपरेखा से आप सबका क्या अभिप्राय है। जब भी आप 2 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 5 नंबर में कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये इंट्रोडक्शन देनी है। तो रूपरेखा में सबसे पहले क्या बात करेगी, किसी भी समाज में न्याय दिलाने के लिए वहाँ की वैधानिक या कानूनी पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी समाज में जब लोग रह रहे हैं तो उनको न्याय कौन दिलाता है, कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है, जिसमें न्यायाधीश से लेकर जो है वकीलों का वर्णन होता है। लोग मुकदमे क्या है वकीलों की सहायता से लड़ते हैं, तथा वकील जनता को ईमानदारी पूर्वक न्यायालय के प्रति उत्तरदायी रहकर न्याय दिलवाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वकील का काम क्या है, न्याय दिलवाना। न्याय कैसे दिलाएगा, वो जो है ईमानदारी पूर्वक दिलवाएगा और न्यायालय के प्रति जो है उत्तरदायी रहकर न्याय दिलवाता है। तो ये आपकी रूपरेखा में इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वकीलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये आपको देख लेना है। सबसे पहले वकीलों की आवश्यकता पड़ी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लोगों में आपसी झगड़े उत्पन्न हो गए, जिससे जो है अराजकता फैल गई, तो इसलिए जो है वकीलों की स्थापना हुई। दूसरा हो गया जनता की भलाई के लिए, लोगों के हितों की पूर्ति के लिए। तीसरा बात है लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। जब लोगों के अधिकारों का हनन होता गया तो ऐसी स्थिति में जो है वकील की सहायता से जो है जो व्यक्ति आम जनमानस है वो न्यायालय में अपना मुकदमा दायर कर सकता है। फिर झगड़ों का न्यायपूर्वक निवारण करने के लिए। पांचवा हो गया समस्या से संबंधित समाधान के लिए। कोई भी समस्या हो जिसका समाधान न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वकीलों की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो ब्रिटिश शासन है उससे पहले वैधानिक प्रक्रिया कैसी थी। ब्रिटिश सरकार से पहले, जब ब्रिटिश शासन नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, उससे पहले जो है कानूनी पद्धति कैसी थी। उससे पहले 2 कालखंडों में विभाजित कानून प्रक्रिया थी। पहला है हिंदू कालखंड, दूसरा है मुस्लिम कालखंड। अब देखिए हिंदू कालखंड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था, उस वक्त जो है कोई न्यायालय नहीं था। पहली बात आपको याद रखनी है, राजा न्याय का अंतिम स्रोत होता था। हिंदू कालखंड में राजा सर्वोच्च होता था। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है न्याय का अंतिम स्रोत, उस काल में जो है राजा न्याय का अंतिम स्रोत होता था। जो राजा ने बोल दिया वो फाइनल डिसीजन माना जाता था। और राजा जो है ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो है अपने जो उसके पास मुकदमे आते थे उन सब का निवारण करता था। फिर इसके बाद दूसरा है राजा के पास परामर्श मंडल होता था। राजा के पास जब मुकदमों का समाधान करता था, मुकदमों की सुनवाई करता था, ऐसी स्थिति में उसके पास परामर्श मंडल परामर्श के लिए होता था। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको क्या रखनी है कि वो उनके परामर्श के लिए बाध्य नहीं था, कि वो ये ज़रूरी नहीं था जो परामर्श में उसे मंत्रियों ने निर्णय दिया है वो उस बात को माने। राजा अपनी वहाँ पे मन मर्जी कर सकता था। फिर तीसरा है वकीलों का कोई अस्तित्व नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जब न्यायालय की स्थापना नहीं थी तो वकीलों का अस्तित्व भी नहीं था। तो हिंदू कालखंड का जब भी आप बारे में बात करेंगे सबसे पहले लिखेगी कि राजा न्यायालय का अंतिम स्रोत है। उसके बाद बात करेंगे राजा के पास परामर्श मंडल, और तीसरी बात करेंगे वकीलों की कोई अस्तित्व नहीं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम कालखंड के बारे में। जो मुस्लिम के काल में जो है किस तरह की शासन प्रक्रिया हुआ करती थी ब्रिटिश सरकार से पहले। सबसे पहले हो गया न्यायालय की स्थापना। अब देखिए जो काम
हिंदू काल में राजा करता था वो काम अब न्यायालय करने लगा। अब क्या कर दिया, जो मुस्लिम जितने भी शासक हुए उन्होंने न्यायालय की स्थापना कर दी अपने दरबार में। तो अब देखिए जितने भी जनता के लोगों के दीवानी या फौजदारी मुकदमे थे, दीवानी फौजदारी मुकदमे के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जितने भी ये मुकदमे थे इन सब को जो है अब न्यायालय में पेश किया जाने लगा और न्याय का स्रोत न्यायालय बन गया, ना कि राजा। साधारण शब्दों में कहें, जो काम हिंदू काल में राजा करता था वो अब न्यायालय के पास जाने लगे। दूसरा हो गया वकीलों का अस्तित्व। पहले क्या था कि जब न्यायालय ही नहीं था तो वकील भी नहीं थे। अब क्या हो गया, जब न्यायालय बन गया वकीलों का अस्तित्व आ गया। अब देखिए वकील कौन होता था, जो वकील के रूप में एक एजेंट व्यक्ति काम करता था और ये आपका जिले का न्यायालय निर्धारित करता था कि कौन सा व्यक्ति जो है आज एजेंट के रूप में न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करने जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए इसी तरह की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। फिर इसके बाद हमने अभी बात की थी कि ब्रिटिश सरकार से पूर्व की वैधानिक पद्धति कैसी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश काल में कैसी थी, जब जो है अंग्रेज़ों का हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पर कब्जा था, तो उस दौरान भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी 1600 से 1947 ईस्वी तक। सबसे पहले विशेषता क्या है, ब्रिटिश काल की सुसंगठित न्याय व्यवस्था। पहला क्या हो गया, हिंदू और मुस्लिम काल की अपेक्षा जो है अब न्याय व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होती गई, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होते गए। जब परिवर्तन हुए तो काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस जो है न्यायिक परिस्थितियों में होती गई। फिर हो गया प्रांतों में जो है प्रेसिडेंसी टाउन की स्थापना की गई। प्रांतों जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी इन्हें प्रांत कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेसिडेंसी टाउन की स्थापना की गई और मेयर जो है इसका उच्च अधिकारी होता था। लोगों के जो झगड़े हैं उनकी सुनवाई के लिए प्रेसिडेंसी टाउन बनाया गया प्रेसिडेंसी में। अब इसका उच्च अधिकारी मेयर था और ये जो है लोगों के मुकदमों की सुनवाई करता था। मतलब ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभाता था। जो सबसे पहले टाउन बने थे वो कलकत्ता में बने थे, फिर मद्रास में बना था और तीसरा बना था मुंबई में। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले। फिर दूसरे आप इसकी विशेषता लिखेंगे कि 1926 की वैधानिक पद्धति में प्रैक्टिकल रेगुलेशन नहीं, 1926 का जो चार्टर एक्ट हुआ था उसमें जो है वैधानिक पद्धति का प्रसार करने के लिए जो है बहुत से कदम उठाए गए, लेकिन उसमें जो है प्रैक्टिस रेगुलेशन नहीं लाया गया। अब देखिए जो 1726 है, इस काल में क्या हो गया कि न्यायालयों की स्थापना तो की गई थी, लेकिन इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, ना कि सरकार का। ब्रिटिश सरकार का इन न्यायालयों पे कोई नियंत्रण नहीं था 1926 के काल तक। देखिए जब 1926 में वैधानिक प्रक्रिया का प्रसार हुआ या फिर विस्तार हुआ तो प्रैक्टिकल रेगुलेशन का कोई नियम नहीं था। प्रैक्टिकल रेगुलेशन मतलब जहाँ पे न्यायाधीशों के लिए जो है न्यायाधीश कहे या वकील, मुख्यतः इसका संबंध वकीलों से, जहाँ पे वकीलों के लिए प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। फिर इसके बाद आता है 1926 के अधिनियम में जो है 1753 में संशोधन किया गया। इसमें संशोधन तो किया गया था परंतु रेगुलेटिंग प्रैक्टिस पर यहाँ पर भी जो है किसी भी प्रकार का कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। मतलब अभी भी जो है वकीलों के पास रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर 1773 में क्या हो गया, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ, वैधानिक प्रक्रिया का विस्तार हुआ। पहला क्या किया गया, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1801 में मद्रास में न्यायालय की स्थापना हुई और फिर जो है 1823 ईस्वी को बम्बई, जिसे आजकल मुंबई भी कहते हैं, वहाँ पे क्या हो गया, न्यायालय की स्थापना हो गई। अब देखिए जो 1726 में न्यायालय बने थे यहाँ पे कंपनी का नियंत्रण था, जबकि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। फिर इसके बाद हमारा आता है 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। 1861 में क्या हुआ, जितने भी न्यायालय है उन्हें किसके अधीन कर दिया गया, जो ब्रिटिश सम्राट होता था, ब्रिटिश शासक होता था, जो ब्रिटिश सरकार का मुखिया होता था, उसके अधीन जो है सारे न्यायालय कर दिए गए। अब उसके पास शक्ति आ गई तो उसने क्या किया, प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक एक न्यायालय को स्थापित करने का उसने प्रयास किया था। किसने किया था, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था, इसमें शक्तियाँ राजा को दी गई। राजा ने प्रत्येक प्रांत में न्यायालय स्थापित करने की घोषणा कर दी और ऐसा जो है भारतीय न्यायिक पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं इंडियन बार समिति की स्थापना 1922 में हुई। जब 1861 का
हाई कोर्ट एक्ट आया। इसमें क्या बात की गई कि आप न्यायालय की स्थापना कर सकता है। फिर जब अब इसके बाद इंडियन बार समिति 1922 में आई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एडवर्ड चैम्पियर ने। उन्होंने क्या किया, जो 1861 का एक्ट आया था उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, क्योंकि वहाँ पे बात की गई थी न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जो न्यायालय होगा, इन्होंने उस न्यायालय की स्थापना करने के लिए विशेष कदम उठाए। भारत स्तर पर न्यायालय की संरचना और स्थापना पर इन्होंने बल दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड चैम्पियर ने, इंडियन बार समिति के अंतर्गत। फिर इसके बाद आता है इंडियन बार काउंसिल एक्ट लाया 1926 में। अब देखिए लोगों को रेगुलेशन मिल गया था। कब मिल गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। 1726 में नहीं था, 53 में नहीं था, लेकिन आया था 1773 में। अब देखिए जो उन रेगुलेशन एक्ट जो लाया गया था, जहाँ रेगुलर प्रैक्टिस की जाएगी। अब इसमें क्या बात है कि कुछ ऐसे न्यायाधीश या कुछ ऐसे वकील, जब भी आप रेगुलेटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे तो आपको ज़्यादातर वकीलों पे फोकस करना है। अब उसमें कुछ ऐसे वकील होंगे जिन पे जो है दुराचार होगा, जिन पे जो है एलिगेशन लगी होगी। तो ऐसी स्थिति में उन वकीलों को बार काउंसिल एक्ट के तहत जो है काउंसलिंग बार से हटाया गया, जहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी। फिर इसके बाद बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में क्या हो गया? संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, जो वर्तमान समय में भी जो है स्वतंत्र भारत में अपनाई गई है। फिर ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे हमने बात की कि ब्रिटिश काल में न्यायिक प्रणाली कैसी थी। फिर अंतिम क्वेश्चन इसका बनता है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद या ब्रिटिश काल के बाद न्यायिक प्रणाली। स्वतंत्र भारत की वैधानिक प्रक्रिया समय के अनुसार परिवर्तित होती गई, लेकिन कुछ न्यायिक प्रबंध आज भी जो है ब्रिटिश सरकार के आधार पर भारतीय न्यायिक पद्धति में कौन सा है? जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, संघीय न्यायालय हो गए, प्रेसिडेंसी कोर्ट की स्थापना, प्रेसिडेंसी जो कोर्ट थे उनके जगह जो उच्च न्यायालय, जिले न्यायालय आज बना है, ये सब जो है ब्रिटिश काल की ही देन है। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वह स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में ऑल इंडिया बार कमेटी की स्थापना न्यायाधीश SR दास ने की। इसमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई। जब स्वतंत्र हुआ 1951 में, पहली जो 1947 में स्वतंत्र हुआ था, 1951 में पहला कदम उठाया। क्या कदम उठाया? कि ऑल इंडिया बार कमेटी बनेगी, जिसके कमेटी बनाई गई, बनेगी नहीं, बनाई गई थी 51 में, जिसके अध्यक्ष थे SR दास। इन्होंने निम्नलिखित बातों पर जो है उल्लेख किया। पहले बात उन्होंने क्या की? एडवोकेट का अर्थ बताया। एडवोकेट क्या है? जो निहित प्रावधान के अनुसार किसी भी भूमिका में प्रवेश ग्रहण करता है, उसे कानून पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। एडवोकेट वो व्यक्ति है जो निहित प्रावधान, निश्चित प्रावधानों के अनुसार किसी भी भूमिका में प्रवेश ग्रहण करता है, उसे जो है कानूनी पद्धति का ज्ञान भी होना चाहिए। ये बात एडवोकेट के संदर्भ में कही गई थी ऑल इंडिया बार कमेटी में। फिर इसके बाद बात की गई थी कि बार काउंसिल के बारे में। ऑल इंडिया बार कमेटी में बार काउंसिल बनाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाना, न्याय प्रणाली को एकीकृत करना। एकीकृत मतलब जिसमें स्ट्रक्चर वे में बताया जाएगा। अब देखिए एकीकृत न्यायपालिका में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहले बात की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा देश की राजधानी में। दूसरी बात है उच्च न्यायालय प्रदेश की राजधानी में, जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो है उच्च न्यायालय है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजधानियों में ये उच्च न्यायालय स्थापित की गई। फिर उसके बाद बात की है डिस्ट्रिक्ट लेवल का न्यायालय होगा, जो जिले में होगा। फिर सेशन कोर्ट की बात की गई, जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। इसके बाद जो छोटे छोटे न्यायालय, लोक वरिष्ठ न्यायालय, या फिर जिसे इसके बाद लोक वरिष्ठ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय, इन सब न्यायालयों की बात की गई है। तो पहला चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते मेरे अगले वीडियो में।